वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एमएससी मैथ्स फाइनल के लिए अपन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन वाला जो पेपर है उसको पढ़ रहे हैं। तो हमने अब तक वहाँ पर यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड जो है उसको कंप्लीट कर लिया है, जो कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वाली जो बुक है उसमें से उसको अपन ने कवर किया है। आज जो है अपन इंटीग्रल इक्वेशन वाला जो पेपर है, सॉरी इक्वेशन वाले जो बुक है उसमें से यूनिट फिफ्थ जो है उसको पढ़ेंगे। इस प्रकार मिला करके अपन टोटल 3 यूनिट जो हैं 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर लेंगे, और यहाँ से आप अपना 100% जो है वो कवर कर सकते हैं। यानी कि आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन जो हैं वो 60 मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के प्रत्येक यूनिट होगी, और वो 100% के इक्वल में होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो भी बच्चा अगर इस यूनिट को नहीं भी करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अगर यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड कंप्लीट पढ़ लेता है तो उसको वहाँ से 40 नंबर जो है वो ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो अच्छे मार्क्स जो है वहाँ से कैरी कर सकता है। लेकिन जब आपको मौका मिला है 3 ही यूनिट पढ़ के 100% लाने का, तो फिर मौका हाथ से क्यों गंवाया जाए। मेन चीज़ तो ये है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं इंटीग्रल इक्वेशन से। ठीक है, यहाँ पर हमारी यूनिट फिफ्थ होने वाली है ये। आज की क्लास में अपन कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। उन डेफिनेशंस को यूज में लेते हुए अपन आने वाली क्लासों में जो है इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इंटीग्रल सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि इंटीग्रल इक्वेशंस होती क्या हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको एज ए पीडीएफ पढ़ाने की कोशिश की है। तो इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो होता क्या है कि इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच एन अननोन फंक्शन अपीयर अंडर द इंटीग्रल साइन। वो क्या होगी, इंटीग्रल इक्वेशन होगी। कुछ एग्जाम्पल की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखेंगे, फॉर ए इज ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी, ए इज लेस देन इक्वल एक्स एंड लेस देन इक्वल बी। ठीक है, एक्स जो है वो लेस देन इक्वल बी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ए जो है वो लेस देन इज इक्वल टी है, और टी जो है वो लेस देन इक्वल बी है। तो उस कंडीशन में जी एक्स जो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, लिमिट्स ऑफ ए टू एक्स के एक्स टी जी टी डी टी। दूसरी इंटीग्रल इक्वेशन क्या हो सकती है, जी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस लिमिट्स ए टू बी के एक्स टी जी टी डी टी। तीसरी क्या हो सकती है, जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए टू बी के एक्स टी जी टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, यहाँ पर कुछ टर्म्स ये हैं कि वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, एक्स इज वेरिएबल, एफ एक्स के एस टी आर नॉन फंक्शंस एंड जी एक्स इज अ नॉन फंक्शन। ठीक है, समझ आ गया कि भाई इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो क्या होती है। जनरली हालांकि ऐसे तो कोई नहीं पूछता, पर कोई भी पूछ ले किस चीज़ की तैयारी कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो आप क्या बताओगे, इंटीग्रल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पढ़ रहा हूँ, तो वो सामने वाला आपसे पूछ सकता है कि क्या होती है इंटीग्रल इक्वेशन। तो उससे बचने के लिए ना, उसको एक अच्छा सा जवाब देने के लिए यहाँ पर इस डेफिनेशन को आपको पढ़ाया जा रहा है। और जनरली आप एमएससी के बच्चे हैं तो आपको पता भी होना ज़रूरी है। कुछ और बातें यहाँ पर जानते हैं कि लीनियर एंड नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या हो सकती हैं। तो इसके लिए अपन देखेंगे कि एन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर। कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो लीनियर कहलाएगी इफ़ ओनली लीनियर ऑपरेटर आर अप्लाइड ऑन द अननोन फंक्शन। अदरवाइज इंटीग्रल इक्वेशन इज नॉन लीनियर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो है आर लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, एंड इक्वेशन नंबर 3 इज नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आ गया समझ आपको। यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है, यहाँ पर जी एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स के एक्स टी जी टी डी टी, ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। दो है वो भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन तीन जो है वो क्या है, एक नॉन लीनियर इक्वेशन जो है यहाँ पर है। तो कैसे पता करेंगे कि ये फंक्शन जो है लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, तो वो अपन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, यानी कि प्रथम जो है वो क्या हो सकती है, इंटीग्रल इक्वेशन क्या हो सकती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि इफ़ एल्फा इज पैरेलल टू 0 देन इक्वेशन फर्स्ट बीकम एफ एक्स प्लस लेमडा के एक्स टी जी टी डी टी इक्वल टू 0 इज नोन एज लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगी।
सेकेंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन क्या हो सकती है? इफ एल्फा इज पैरेलल टू 1 देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम एफ एक्स प्लस लेमडा के एक्स टी जी टी 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 इज इक्वल टू जी एक्स इज नोन एज लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। समझ आ गया? थर्ड की क्या हो सकती है कि इफ अल्फा एक्स इज नॉट कांस्टेंट, अल्फा एक्स कांस्टेंट नहीं होना चाहिए बट इट इज ए prescribed function of x, then the equation first is known as the linear integral equation of third kind। ओके पर बच्चों, अब अपन पढ़ते हैं इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसे अपन बोलते हैं साइमेट्रिक कर्नल। क्या होता है साइमेट्रिक कर्नल? ए कर्नल के एक्स टी इज कॉल्ड साइमेट्रिक और होमिनेशन इफ के एक्स टी इज इक्वल टू के टी एक्स। ध्यान रहेगा, ये वाले कोई भी फंक्शन अगर इस वाली कंडीशंस को फॉलो करेगा तो वो क्या होगा? साइमेट्रिक कर्नल होगा। साइमेट्रिक का मतलब होता है उल्टा होना। नाउ वेयर बार, यहाँ पर के के ऊपर बार का चिन्ह लगा लेना, वेयर बार डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, इफ कर्नल के एक्स टी इज अ रियल वैल्यू फंक्शन देन इट इज साइमेट्रिक इफ के एक्स टी इज इक्वल टू के टी एक्स। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कर्नल के एक्स टी जो है वो रियल वैल्यू फंक्शन होगा तो उस कंडीशन में जो साइमेट्रिक फंक्शन होगा वो क्या होगा? के एक्स टी इक्वल टू के टी एक्स होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अपन यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको एक फंक्शन दे रखा है कि कोस एक्स प्लस टी इज इक्वल टू के एक्स टी, के टी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस टी प्लस एक्स हो जाएगा, या फिर के बार कर सकते हो उसको आप, ये जो के बार के बराबर होगा। साइमेट्रिक कर्नल जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? साइमेट्रिक कर्नल की डेफिनेशन जो है आपने यहाँ पर देखी कि साइमेट्रिक कर्नल इस फंक्शन को जो फॉलो करेगा वो साइमेट्रिक कर्नल होगा, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि ये इस चीज़ के बराबर होगा। हमने कोस एक्स प्लस टी को के एक्स टी माना, तो इसका जो साइमेट्रिक होगा वो क्या होगा? के एक्स टी का के टी एक्स होगा। इसका मतलब इसका साइमेट्रिक क्या होगा? ये होगा। आया समझ में? सो के एक्स टी इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस टी इज साइमेट्रिक। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है? के एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स टी, ये भी हो सकता है साइमेट्रिक बनाने के लिए। तीसरा फंक्शन क्या हो सकता है कि एक्स क्यूब टी क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1, ये भी हो सकता है। इस कंडीशन में भी आपको फंक्शन जो देखने को मिल सकता है। चौथा है कि के एक्स टी इज इक्वल टू आइटा एक्स प्लस टी, देन के टी एक्स इज इक्वल टू आइटा टी प्लस एक्स, ये साइमेट्रिक है, ये इसका साइमेट्रिक है और ये इसका साइमेट्रिक है। एंड के टी एक्स इज इक्वल टू माइनस आइटा टी एक्स। ठीक है, जहाँ पर ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, अगर ये नॉट इक्वल टू है तो फिर यहाँ पे जब ये नॉट इक्वल टू होगा तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है साइमेट्रिक नहीं हो सकता है। यानी कि आपको ध्यान रखना, जहाँ कहीं भी आयता मिल जाएगा आपको, वो वाला फंक्शन कभी भी साइमेट्रिक फंक्शन जो है वो नहीं देने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड कर्नल, कि इंटीग्रेटेड कर्नल जो है वो क्या होते हैं, इनका भी यूज जो है अपन आने वाले एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर है बाय फ्री होल्डम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा लिमिट्स ऑफ ए टू बी के एक्स टी जी टी डी टी। ठीक है, ये क्या है? अपने पास एक इक्वेशन है इंटीग्रल इक्वेशन। इस इंटीग्रल इक्वेशन में क्या कंडीशन दे रखी है? देन द इंटीग्रल्स कर्नल्स के एक्स टी एन इक्वल टू 1 2 3 से लेकर इन्फाइनाइट तक हो सकता है, आर डिनोटेड एज फॉलोज, are defined as follows: kxt is equal to kxt, k1xt is equal to kxt। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, जब कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इंटीग्रेट कर्नल जब भी पूछा जाएगा तो यहाँ पर k1xt is equal to kxt हो सकता है। एंड knxt is equal to लिमिट्स ऑफ ए से बी के एक्स जेड के एन माइनस 1 जेड टी डी जेड फॉर एन इक्वल टू 2 3 4 5, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है यहाँ पर इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना, क्योंकि आने वाले जो थ्योरम है उसमें इस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो यहाँ पर होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं फॉर वोलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। वोलेट्रा जो है इंटीग्रल इक्वेशन वो क्या होती है? तो हमारे पास क्या है? एक इंटीग्रल इक्वेशन है जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा लिमिट्स ऑफ 0 to x k x t g t dt, then the integrated kernels k n x t n equal to 1 2 3 इन्फाइनाइट तक हो सकते हैं, आर डेफिनाइट एज फॉलोज k1xt इज इक्वल टू k01 t। ठीक है, तो इस वाली कंडीशंस को भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। एंड knxt इज इक्वल टू
लिमिट्स ऑफ एल्फा इक्वल टू टी से एक्स के एक्स जेड के एन माइनस वन जेड टी टी जेड, और एन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 2 3 4 यहाँ पर होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो जब ये वाली कंडीशन बनती है ना, तो उस कंडीशन में जो एन की वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट होती है, और इस वाली कंडीशन में ऊपर वाले में तब एन की जो वैल्यू वो क्या बनती है 1 2 3 बनती है। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, ये जो इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ये यहाँ पर अल्फ़ा नहीं था, मैंने अल्फ़ा गलत बोल दिया, यहाँ पर ये जेड था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ऑफ जेड की बात हो रही है, तो लिमिट पे क्या होंगे जेड टू एक्स होगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो कुछ बताया वो आपको समझ आया होगा। साइमेट्रिक कर्नल्स के बारे में जो है वो आप ज़रूर से पढ़ लें, इंटीग्रेटेड कर्नल जो है उसके बारे में आप ज़रूर से पढ़ लें। बाकी अगर आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं चीज़ों के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन दो चीज़ों को बहुत ही गहराई से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ तक कि आपसे साइमेट्रिक कर्नल की डेफिनेशन तक पूछ ली जाती है। ठीक है, यूजेस तो इनका थ्योरम्स के अंदर होने ही वाला है, लेकिन यहाँ तक कि 2 से 3 बार अब तक साइमेट्रिक कर्नल की डेफिनेशन आपसे पूछी गई है 2 नंबर में। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते। बिल्कुल ईजी था, 2 4 लाइनें हैं, रट लेना, समझ आना ही था, सिंपल सा काम है अपना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।